हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उसको समझेंगे। दोस्तों, ऐसे प्रश्न हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो ऐसे प्रश्न को हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग देखिए, देखकर समझिए कि प्रश्नों का स्तर क्या है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। दूसरी बात, आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। करके एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद आप इसको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि पियाजे मुख्य रूप से किस के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन देखिए, भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो पियाजे, जिनका नाम पूरा नाम था जीन पियाजे, तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। और इस संज्ञानात्मक विकास को अन्य नाम से भी कहा जाता है या अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम है ज्ञानात्मक विकास। ध्यान दीजिएगा, अन्य नाम क्या है? ज्ञानात्मक विकास। और एक और नाम इसका है विकासात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास को अन्य नाम से अर्थात ज्ञानात्मक विकास या विकासात्मक विकास से भी जाना जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा और हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि जीन पियाजे के बारे में जानते हैं। तो क्या था? जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे, अर्थात स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और ये अपने बच्चों पर प्रयोग किए, अपने बच्चों को प्रयोग किए या अपने बच्चों को ऑब्जर्व किए और उनके जो अवस्था परिवर्तन, मतलब उनके आयु के अनुसार, उम्र के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा था उसका अध्ययन किए। और उसका अध्ययन करने के बाद इन्होंने 4 अवस्थाओं को दिया और उन्हीं 4 अवस्थाओं को मिलाकर हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहली अवस्था है आपका संवेदी गामक अवस्था। क्या है दोस्तों? संवेदी गामक अवस्था। तो पहला अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। इसको संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। इसकी उम्र सीमा होती है 0 से 2 वर्ष, अर्थात बच्चा जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का बच्चा संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि संवेदी गामक अवस्था की उम्र सीमा कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। इसके अलावा तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारा हो जाएगा 7 से लेकर के 11 वर्ष। और लास्ट हमारा चौथा हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक का हो जाएगा हमारा 11 से लेकर के 14 वर्ष। क्या हो जाएगा? 11 से लेकर के 14 वर्ष हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 4 अवस्थाएं थीं। चारों अवस्थाओं को दोबारा एक बार देखिए। एक पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, दूसरी अवस्था थी आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था जो हमारा था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो था वो 2 से लेकर 7 वर्ष तक का था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो था वो 7 से लेकर 11 वर्ष तक का था। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था था 11 से लेकर के 14 वर्ष तक का था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे देखो, इनके बारे में बस और डिटेल अगर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। इनका एक और आता है आत्मसातीकरण, समायोजन। तो ये समायोजन, इसके अलावा स्कीमा और आता है, तो उसको हम लोग कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा और हम जान लेते हैं इसका एक विकल्प और, भाषा विकास। तो भाषा विकास के बारे में देखें तो भाषा विकास के लिए एक मनोवैज्ञानिक का नाम सामने आता है। उनका नाम है चॉम्स्की। क्या है? चॉम्स्की। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनता है चॉम्स्की। तो चॉम्स्की इनका नाम है। ये भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य में एक भाषा सीखने के लिए एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो बच्चों में तीव्र गति से वर्क करता है, जिससे बच्चे भाषा को आसानी से और जल्द से जल्द सीख जाते हैं।
और एक और हम देख लेते हैं, इसमें से लास्ट वाला है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज में रह करके सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? भैया जैसे कि मान लो आप बाएं हाथ से लिख रहे थे, ठीक है, और आप अब दाएं हाथ से भी लिखना सीख गए, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। क्या कहते हैं साथियों? द्विपार्श्विक अंतरण इसको कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? ये हमारा बुद्धि लब्धि वाला चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों कभी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो पहले इसका आंसर बताइए कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? प्रत्यय मतलब उसके संकल्पना किसने दिया था कि मानसिक आयु क्या होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विनय साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। किसने दिया था? विनय साइमन ने दिया था। अब थोड़ा सा अगर देखें, कुछ हल्का सा डिटेल देखें तो टर्मन ने क्या दिया था और स्टर्न ने क्या दिया था? तो स्टर्न ने जो बुद्धिलब्ध शब्द है, सबसे पहले बुद्धिलब्ध शब्द का प्रयोग स्टर्न ने किया था, और टर्मन ने बुद्धिलब्ध को बांटा था कि किस किस आईक्यू, जैसे मान लीजिए 90 से लेकर के 110 वाले बुद्धिलब्ध वाले समान स्तर के होते हैं, तो बांटा था कौन सा सामान्य बुद्धिलब्ध वाला बालक होगा, कौन सा तीव्र होगा, कौन सा मंद होगा, तो ये बांटा था। दोस्तों इनके बारे में अभी और कुछ चीज़ें हैं, उसको हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे जब बुद्धिलब्धि पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो मानसिक आयु का प्रत्यय जो दिए थे वो साइमन ने दिए थे। कौन ने? विनय साइमन ने दिए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ, अब क्या होता है सूझ? पहले हम इसको समझते हैं। सूझ का मतलब होता है कि आप कोई समस्या में फंसे हो, कोई समस्या में फंसे हो, ये समस्या है, इसमें आप गए हो फंस। अब समस्या में आप स्टक हो गए हो और उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप ऐसे बैठे हो, एकाएक आपके माइंड में कुछ चीज़ें आई और आपको तुरंत उसको समस्या का समाधान मिल गया। जैसे आप कोई प्रश्न सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन है उसको आप हल कर रहे थे, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, लेकिन आप कुछ देर बैठ गए, उसको पेन कलम और कॉपी बगल में रख करके और बैठ करके ऐसे कुछ नहीं सोच रहे हैं, और एकाएक आपके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आए जिसकी वजह से वह समस्या का समाधान अपने आप हो गया, या अपने से आपके माइंड में कुछ ऐसा विचार आया जिससे वो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले गए, उसी को हम कहते हैं सूझ। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे वो प्रतिपादन किए थे कोहलर ने। इनका नाम है वुल्फगैंग कोहलर। और दोस्तों वुल्फगैंग कोहलर ये प्रतिपादन किए थे। तो इनके सिद्धांत का नाम क्या है? सूझ का सिद्धांत। पूछा यह प्रश्न जाता है कि किस पर प्रयोग किए थे? तो प्रयोग किए थे चिंपैंजी पर। चिंपैंजी का नाम क्या था? नाम था सुल्तान, ध्यान रखिएगा। चलो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज़्यादा नहीं जानेंगे, थोड़ा सा। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत का नाम क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्या नाम है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। किस पर प्रयोग किए थे? बिल्ली पर प्रयोग किए थे। 2 नियम दिए थे, एक मुख्य नियम था, एक गौड़ नियम था। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 आते हैं, एक हमारा प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम आता है, और गौड़ नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। ठीक, तो थॉर्नडाइक के बारे में क्लियर। चलो आगे देख लेते हैं पावलोव का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किस पर प्रयोग किए थे पावलोव? कुत्ते पर प्रयोग किए थे। किस पर? कुत्ते पर प्रयोग किए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा आ गया वुडवर्थ का सिद्धांत। वुडवर्थ का सिद्धांत SOR थ्योरी किसने दिया था? कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये पूछा गया है। तो SOR थ्योरी किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। तो इनके वाले चैप्टर में जब इनको पढ़ेंगे दोस्तों तो हम लोग इनके बारे में डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? इनमें से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? अभी आपको बताएं थॉर्नडाइक का नियम। और थॉर्नडाइक के 2 नियम थे। पहला नियम था मुख्य नियम, दूसरा नियम था गौड़ नियम। तो मुख्य नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिया था। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम दिया था, और तीनों नियम थे सीखने के नियम।
और तीनों में से इसमें से देखो तीनों हैं, एक नहीं है। तो तीनों नियम में से तत्परता का नियम दिया था, प्रभाव का नियम दिए थे और अभ्यास का नियम दिए थे, लेकिन एक नियम नहीं दिए थे। कौन सा नियम? तनाव का जो नियम है, तनाव का नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिए थे। तनाव के नियम कोई नियम ही नहीं होता है। तो सीखने के 3 नियम हैं और कौन सा नहीं है? तो पहले इसका ऑप्शन सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहली बात। अब देखा जाए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तत्परता का नियम क्या कहता है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम क्या कहता है। अब सबसे पहले जानते हैं प्रभाव का नियम। तो आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं बताइए? आप लोग पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। आप नौकरी पा जाएंगे तो अच्छे से आपके जीवन, आपका लाइफ हो जाएगा, तो आपका प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए आप इसको पढ़ रहे हैं। और तत्परता का नियम, अगर प्रभाव कुछ ना कुछ उसका पड़ेगा तो आप उसको सीखने के लिए तत्पर रहेंगे, और सीखने के लिए तत्पर रहेंगे उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे आपका प्रभाव पड़ेगा, मतलब आप जॉब पा जाएंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा ना। तो इसीलिए आप सीखने के लिए तत्पर हैं, और सीखने के लिए तत्पर होने के लिए, सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम ये सीखने का नियम है, लेकिन तनाव का नियम जो है वो सीखने का नियम नहीं है दोस्तों। अब पूछा गया है कौन सा नियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, लिखा है कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। अब किसी व्यक्ति की, मान लो कोई, जैसे आप लोग देखे होंगे तो किसी का देख, ये डांस कर रहा है बेचारा, जैसे मान लो हम इसको बनाते हैं, चलो ये डांस कर रहा है, ये क्या है? डांस कर रहा है। इसी का डांस देख करके ये भी डांस कर रहा है, तो ये इसकी नकल कर रहा है, नकल कर रहा है ना, इसकी नकल ये कर रहा है, या इसकी नकल, दोनों एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। तो नकल करके मतलब किसी व्यक्ति के व्यवहार का नकल कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसको कहते हैं अनुकरण करना। बाल मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं, या मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं उसको अनुकरण करना। और ठीक है, इसके अलावा सीखना किसे कहते हैं? तो अनुभव के द्वारा, ज्ञान में अनुभव के द्वारा हुए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। कल्पना किसे कहते हैं? कल्पना मतलब होता है इमेजिनेशन। कोई वस्तु सामने ना हो, उसको अपने दिमाग में, ठीक है, अपने माइंड में सोचने की, उसको देखने की प्रक्रिया को हम कल्पना कहते हैं। चिंतन क्या कहते हैं? किसी भी समस्या, कोई समस्या हमारे सामने आती है तो उसके समाधान ढूंढने में जो हमको थिंकिंग, जो हमको विचार लाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा तीनों। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं SOR। अभी आपको हम बताए थे, इससे तो बताएंगे नहीं तो समझ में आ जाएगा। देखो SOR परीक्षण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था यूपी टेट में, और इसके ऑप्शन जो विकल्प था, यही 4 विकल्प दिए थे, और इन चारों विकल्प में से कोई विकल्प सही नहीं था। इसका आंसर था वुडवर्थ। अभी हम आपको बताए हैं वुडवर्थ इसका सही आंसर था। तो इसका सही आंसर क्या था? वुडवर्थ था। ठीक, इस प्रश्न का सही आंसर था वुडवर्थ। इसको हमने इसलिए दिया है कि कभी कभी आपके परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर था वुडवर्थ। अब देखो वाटसन के बारे में देख लेते हैं। वाटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जाने जाते थे, अमेरिका के रहने वाले थे। वाटसन कहते हैं कि हमको कोई नवजात शिशु ला करके दे दो भैया, और उसको चाहे हम जो भी कहो, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, पुलिस, जो भी कहो हम उसको बना सकते हैं। ये वाटसन का सिद्धांत है। कोफका, कोहलर और कर्ट लेविन, ये तीनों लोग गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। गेस्टाल्टवादी के बारे में हम लोग कभी डिस्कशन करेंगे, कभी किसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि गेस्टाल्टवादी क्या होते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, कोहलर के बारे में आप लोग जानते हैं ना, कोहलर किस पर प्रयोग किए हैं? चलिए, तो आप हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, अभी थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन बताए हैं कि किस पर प्रयोग किए हैं। चलिए इसको कमेंट कर दीजिएगा कि किस पर प्रयोग किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? मतलब कि ऐसा कोई ना कोई उपाय बताओ कि आदमी अपने आप से उधर देखने लगे। तो सबसे पहली बात भैया, अगर आकार कोई चीज़, बड़ी सी चीज़ आपके सामने ला कर रख दिया जाए, क्या आप देखोगे? नहीं देखोगे। अब कहा जाए भैया आप 1 घंटे के लिए किसी को देखते रहो, अगर भाई वो उसमें पसंद, इंटरेस्ट ही नहीं, देखोगे? नवीनता कोई वस्तु नहीं आएगी, क्या उसमें आप देखोगे? नहीं देखोगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट रहेगा तो आप उसको आराम से देखोगे, उस पर आराम से ध्यान केंद्रित करोगे, अपने से ध्यान चला जाएगा। जैसे गेम खेलने में किसी का इंटरेस्ट होता है तो भैया गेम उनको ला के रख दो और गेम
गेम दे दो, गेम खेलते रहेंगे, लेकिन और कोई वस्तु ला करके रख दो, वो बड़ी सी बड़ी वस्तु ला करके रख दो उनके सामने, 2-4 साल के लिए अवधि मतलब 2-4 साल के लिए ला कर रख दो, नवीनता मतलब नई से नई वस्तु ला करके रख दो, तो उनसे कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होगी? रुचि। जिसमें रुचि होगा उसमें ध्यान केंद्रित हो जाएगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि बहुत से लोगों को मैथ नहीं आता, गणित, और उनको गणित में रुचि नहीं। अब वो जब गणित पढ़ते हैं तो उनको हवा नहीं लगती है, कहते हैं हमको समझ में नहीं आता, आता हुआ प्रश्न भी नहीं आता है। क्या होता है? उनके अंदर रुचि नहीं। और कुछ लोगों को रुचि है, तो उससे उनको इंटरेस्ट, उनका ध्यान ऑटोमेटिक केंद्रित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। क्या लिखा है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? अब देखो ध्यान से, यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। बुद्धि का अधिकतम विकास कब होगा, और एक पूछेगा कि मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकास कब होगा। 2 प्रश्न फंसाएगा। तो बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास आपका होगा किशोरावस्था में, और यहाँ अगर दिया रहेगा कि मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा विकास किस अवस्था में होता है, तो मस्तिष्क का विकास आपका हो जाएगा यहाँ पर शैशवावस्था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क का विकास सबसे ज़्यादा कब होता है? शैशवावस्था में। और बुद्धि का विकास कब होता है? किशोरावस्था में। 2 प्रश्न बनेंगे और दोनों को आप लोग समझ जाइएगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। शैशवावस्था की उम्र सीमा होती है 0 से 5 वर्ष या 5 से 6 वर्ष। ठीक है। बाल्यावस्था की अवधि सीमा होती है 5 से 6 वर्ष। किसी में आगे पीछे भी कहीं कहीं रहता है दोस्तों, 5 से 6 नहीं, 5 से 12 वर्ष होती है। ठीक, आगे पीछे का 2 साल हुआ रहता है, कोई उसमें डाउट मत होइएगा। और देखिए किशोरावस्था की होती है 12 से लेकर के 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था की 18 वर्ष से ऊपर। तो ये लगभग इसी के आगे पीछे रहता है। कहीं 0 से 3 वर्ष दिया रहेगा, कहीं मान लीजिए आपको शैशवावस्था 0 से 3 वर्ष दिया रहेगा। तो बाल्यावस्था आगे बढ़ जाएगा, 3 से आपका 11 वर्ष हो जाएगा। तो इसी में आगे पीछे हुआ रहता है, तो ये लगभग रहता है। तो क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा है अधिगम में अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया? प्रभाव का नियम किसने दिया? अब अभी तो बताएं। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम किसने दिया है? तो ये सभी नियम दिए थार्नडाइक ने। थार्नडाइक के 2 नियम है, एक मुख्य नियम है, एक गौड़ नियम है। थार्नडाइक के सिद्धांत को कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। किस पर प्रयोग किए थे? बिल्ली पर प्रयोग किए थे, खत्म। पावलोव के बारे में बता चुके हैं। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग किए थे। स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत चूहे पर प्रयोग किए थे, कबूतर पर प्रयोग किए थे। वाटसन के बारे में बता चुके हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, और ये व्यवहारवाद का समर्थन करते थे, और कहते हैं कि हमको एक नवजात शिशु ला करके दे दो, जो कहिए हम उसको बना सकता हूँ, चाहे चोर, डॉक्टर, वकील, पुलिस, जो भी कहो हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है आपका सीखना। क्या कहलाता है दोस्तों? सीखना कहलाता है। ठीक है, तो अब कभी भी ऐसा आएगा, विकल्प लिखा रहेगा, ये क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सब प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, और ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं आपके परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु मतलब छोटा सा बच्चा होगा तो उसका अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। जैसे रोता है, हंसता है, कुछ हाथ पैर ऊपर नीचे पटकेगा मतलब करेगा, तो वो जितनी भी क्रियाएं करेगा उस सभी क्रियाएं क्या होंगी? मूल प्रवृत्ति की क्रियाएं होंगी दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? अब देखिए क्या लिखा है यहाँ, प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए। तो प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए कोई भी चीज़ अगर सीखने के लिए सबसे पहले कहा जाएगा, पहले तुमको सीखने के लिए कहा जाएगा, सबसे पहले क्या करोगे? सीखने के लिए जब तक तत्पर नहीं रहोगे तब तक कुछ नहीं सीख पाओगे। सबसे पहले तत्पर रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तत्पर रहना। तो तत्परता का नियम हमारा हो जाएगा पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम पर आधारित। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट, ठीक है, या कल्पना, उसका निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? प्रथम सोपान क्या है? उसका प्रत्यक्षीकरण, उसको देखना, वो है क्या। इसके बाद दूसरा सोपान हो जाएगा, उसमें विभेदीकरण है। तीसरा सोपान हो जाएगा, उसमें पृथक्करण, और चौथा सोपान हो जाएगा सामान्यीकरण। तो 4 सोपान हो गए संप्रत्यय निर्माण के। पहला हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण,
दूसरा हो जाएगा विभेदीकरण, तीसरा हो जाएगा हमारा पृथक्करण और चौथा हो जाएगा सामान्यीकरण। तो 4 सिद्धांत, 4 ही आपके सोपान हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रेरणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा या द्वारा दिया गया था। तो प्रेरणात्मक यहाँ नहीं है, पहली बात तो यह है गलत है, यहाँ है प्रेक्षणात्मक। क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रेक्षणात्मक। क्या है, प्रेक्षणात्मक। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। तो प्रेक्षणात्मक अधिगम जो संप्रत्यय दिया गया था बंडूरा के द्वारा दिया गया था। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया गया था। इसका मतलब क्या है कि ये प्रयोग किए थे, प्रयोग 2 किए थे। एक प्रयोग ये किए थे कि रास्ते में एक डॉल रखती है, और डॉल को क्या हुआ, रखती है और डॉल को, और एक औरत आ रही थी, उसके पैर से डॉल जो है लड़ गई। क्या हुआ, वो डॉल से टकरा करके गिर गई। और क्या हुआ, इन्होंने रिकॉर्ड करके ले जा करके क्लास में दिखाया। अब क्या हुआ, बच्चों ने ये देखा तो बच्चों को जब उसको जब गुड़िया मिलती, बच्चों को डॉल मिलती है तो उसको पीटने लगते। दूसरी बार क्या थी कि इन्होंने एक जोकर, सजीव जोकर को बैठा दिया था एक गार्डन में। तो लोग आते उस जोकर से हाथ मिलाते। तो फिर क्या हुआ कि उसको कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और उसको ले जा करके स्कूल में बच्चों के सामने से दिखाया। तो अब जब भी जोकर मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं। आप भी देखे होंगे कि जो जोकर रहते हैं उनसे लोग हाथ मिलाते हैं। तो ये अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत था, इसको कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है कि कौन नहीं जानता भैया, बाल मनोविज्ञान। बाल मतलब बालक के लिए, बच्चे के जो केंद्र में रख करके जिसका शिक्षा दिया जाता है उसी को हम कहते हैं बाल मनोविज्ञान दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या हैं। आपके पास मेमोरी है, आपके पास क्षमता है स्टोर करने की, आप कुछ चीज़ याद रखते हैं, तो उसके लिए आप कैसे मानेंगे कि आप ज़्यादा चीज़ें, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। भैया कोई भी चीज़ अगर पढ़ें उसको दोबारा आप रिकॉल कर ले जाएंगे तो आप मान लेंगे हमारी मेमोरी अच्छी है। किसी व्यक्ति को एक बार देखे रहेंगे, दूसरी बार देखेंगे तो पहचान ले जाएंगे तो मान लेंगे हमारी मेमोरी अच्छी है। अच्छी धारणा, कॉन्सेप्ट अच्छी बनेगी, मान लो किसी थ्योरेटिकल किसी सब्जेक्ट में अच्छी धारणा बनेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यह सभी सही आंसर हो जाएगा। तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या होना चाहिए, शीघ्र पुनः स्मरण होना चाहिए, शीघ्र पहचान होनी चाहिए, अच्छी धारणा होनी चाहिए। ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे, तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। हमारा क्या है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। संवेग को अंग्रेजी में कहते हैं इमोशन। इमोशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस मोशन से। ई मिस होता है अंदर की तरफ, मोशन मिस होता है अंदर, ई मिस होता है अंदर से, और मोशन मिस गति करते हुए बाहर आना। मतलब किसी भाव का अंदर से गति करते हुए बाहर की तरफ बाहर आना, उसी को हम कहते हैं इमोशन। तो इमोशन मतलब जो गुस्सा, भय, क्रोध एकाएक आते हैं, उसी को हम कहते हैं इमोशन। तो उत्तेजना या भाव में उथल पुथल को हम कहते हैं इमोशन। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। तो कौशल सीखने की अवस्था है कि एक छोटा सा बच्चा है, मान लो एक छोटा सा बच्चा है, ये अब ये पढ़ा लिखा नहीं उतना अच्छा है, अभी छोटा सा बच्चा है, मान लो 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का बच्चा है। तो ये भी बच्चे भी कौशल सीखते हैं, इधर उधर बनते हैं ना कुछ बनाते रहते हैं, कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहली अवस्था होती है, आप सीखे होंगे कोई भी कार्य सीखे हो किसी को, तो वो काम कर रहे होंगे। जैसे अब छोटे बच्चे देखते हैं पापा ये काम कर रहे हैं, मम्मी ये काम कर रही हैं, तो वो भी जब मम्मी करके खाली हो जाएंगे तो वो भी वो काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली अवस्था होती है हमारा अनुकरण। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अनुकरण करके किसी कौशल को सीखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो मानसिक आयु के, इसको हम बता चुके हैं, मानसिक आयु के का प्रत्यय किसने किया था, विनय साइमन ने किया था। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों थोड़ा सा इसमें एक थ्योरी का रिवीजन करेंगे कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, आपको हम बता चुके हैं। पहली अवस्था हमारा क्या होती है, पहली अवस्था होती है शैशवावस्था। क्या होती है, शैशवावस्था। दूसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था। तीसरी अवस्था आपका होती है किशोरावस्था, और चौथी अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। ठीक है,
तो शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहते हैं। और शैशवावस्था में क्या होता है, मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क का सोचने समझने की क्षमता नहीं, मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। बच्चा सीखता तेजी से है। तो ये सभी विकास होते हैं शैशवावस्था में। और देखिए दूसरा यहाँ से आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को ध्यान दीजिएगा, समूह की आय, गंदी आय, गैंग एज, ये सभी कहते हैं बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चा घर से बाहर निकल करके संगठन बना करके खेलना शुरू कर देता है, इसको बाल्यावस्था कहते हैं। तीसरा हमारा होता है किशोरावस्था। दिवा स्वप्न की आय, तनाव की आय, तूफान की आय, झंझावात की आय, ये सभी आयु किसके कहते हैं, हम किशोरावस्था को कहते हैं। और चौथा हमारा होता है, क्या होता है, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था दोस्तों हम नहीं पढ़ते हैं। तो बाल विकास में जो अध्ययन करते हैं मुख्यतः इन 3 अवस्थाओं को करते हैं दोस्तों। आपसे कभी पूछा जाएगा कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसके बाद दोस्तों हम इसके और डिटेल पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वाली वीडियो में। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।